सभी का स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के 2026 चुनाव की। सच कहें तो ये कोई आम चुनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा चुनावी भूकंप था जिसने दशकों पुरानी सत्ता के तंत्र को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो आइए इतिहास के पन्नों, जमीनी राजनीति और उस विशाल बदलाव की गहराई में उतरते हैं जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अब ये समझने के लिए कि वामपंथियों और क्षेत्रीय दलों के गढ़ में इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आ गया, हमें सबसे पहले उन नारों को देखना होगा जिन्होंने इस पूरी चुनावी लड़ाई का टोन सेट किया। एक तरफ था टीएमसी का वो बेहद मशहूर खेला होबे, जो एकदम आक्रामक और जुझारू तेवर दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ भॉय आउट भरोसा इन बीजेपी के वोट दिन, यानी डर को बाहर निकालो और भरोसा लाओ। इन दो नारों ने ही जनता के सामने दोनों पार्टियों की पूरी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। इस चुनावी भूकंप का असली स्केल इन नतीजों में साफ दिखता है। 293 घोषित सीटों में से सीधे 207 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गईं और टीएमसी, जिसका पिछले 15 सालों से राज्य पर पूरा कंट्रोल था, वो मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। मतलब ये कोई छोटी मोटी हार जीत नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल कायापलट था। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम चीजों को डिकोड करेंगे। पहले दशकों के सत्ता परिवर्तन, फिर नारे और नीतियां, मतुआ समुदाय का इम्पैक्ट, वोटर लिस्ट से जुड़ा बहुत बड़ा विवाद और आखिर में इसके डेमोक्रेटिक मायने। आइए सबसे पहले बात करते हैं दशकों के सत्ता परिवर्तन की, यानी कांग्रेस के दौर से लेकर बीजेपी की जीत तक का सफर। बंगाल की हिस्ट्री अगर हम देखें तो सत्ता का बदलना यहां कभी भी नॉर्मल नहीं रहा है। आज़ादी के बाद के शुरुआती कांग्रेस के वर्षों से लेकर कम्युनिस्टों का वो 34 साल लंबा राज, उसके बाद टीएमसी का उदय और अब 2026 में बीजेपी की जीत, हर एक फेज के पीछे बड़े बड़े जन आंदोलन और गहरी राजनीतिक उथल-पुथल रही है। चलिए वाम मोर्चे के उन 34 सालों को थोड़ा समझते हैं। सोर्सेस के मुताबिक 1977 में जब वो आए तो ऑपरेशन बरगा जैसे बड़े और क्रांतिकारी जमीन सुधारों के साथ आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम एक ऐसी चीज में बदल गया जिसे रिसर्चर पार्टी सोसाइटी कहते हैं। मतलब समाज का हर हिस्सा पॉलिटिक्स से जुड़ गया। फिर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए विपक्ष को दबाने की नीतियां और नंदीग्राम व सिंगूर में राज्य द्वारा किए गए हिंसक भूमि अधिग्रहण ने इस लंबे शासन की नींव हिला दी और टीएमसी के लिए एक रास्ता खोल दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, नारे, कल्याणकारी योजनाएं और हिंसा। आखिर बंगाल में सत्ता बनाए रखने के ये टूल्स कैसे काम करते हैं? अगर हम दोनों पार्टियों की अपील को कंपेयर करें तो एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखता है। टीएमसी का पूरा फोकस बंगाली उपराष्ट्रवाद यानी रीजनल आइडेंटिटी को बचाने पर था, वही फेमस इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर वाला विमर्श। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग रखी। उन्होंने नेशनल अलाइनमेंट, डर को भरोसे से बदलने और सबसे जरूरी सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने का वादा सामने रखा। अकादमिक रिसर्च बताती हैं कि टीएमसी का जो तीसरा टर्म था वो बड़ा ही यूनिक ब्लेंड था। उसमें एक तरफ खेला होबे जैसे नारों के जरिए बहुत एग्रेसिव पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चल रहा था और साथ ही एकदम टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स का जोरदार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। इसी वेलफेयर स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी लक्ष्मीर भंडार योजना। 2021 में शुरू हुई इस स्कीम के तहत महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजे गए। स्कॉलर्स का मानना है कि इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने महिलाओं को सिर्फ एक परिवार के हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वोटर बेस में बदल दिया। मतलब स्टेट और सिटीजन के बीच सीधे एक मजबूत आर्थिक कनेक्शन बन गया। लेकिन इन कल्याणकारी नीतियों के पैरेलल एक और गहरी रियलिटी जुड़ी है, और वो है पॉलिटिकल वायलेंस। डेटा दिखाता है कि बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा है वो पूर्ण सत्ता पर कंट्रोल बनाए रखने का एक सिस्टमैटिक टूल है। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरे राज्यों की तरह यहां हिंसा जाति या धर्म पर उतनी नहीं होती जितनी के पार्टी के प्रति वफादारी को लेकर होती है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, एकदम 1970s के दशक से लेकर हालिया चुनावों के बाद तक फैली हुई हैं। चलिए अब तीसरे मुद्दे पर चलते हैं, पहचान और मतुआ समुदाय। देखते हैं कैसे इन जनसांख्यिकीय बदलावों ने पूरे इलेक्शन को पलट दिया। इस चुनाव को सही से डिकोड करने के लिए मतुआ समुदाय को समझना बहुत जरूरी है। ये 19वीं सदी के पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का एक समूह है, जो मुख्य रूप से नमोशूद्र जाति से आते हैं। करीब 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इनका सीधा असर है, तो जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये सत्ता की एक अहम कुंजी है। अब देखिए, दशकों से इस समुदाय के मन में अपने विस्थापन का जो दर्द और नागरिकता को लेकर जो अनिश्चितता थी ना, बीजेपी ने सीएए का पक्का वादा करके सीधे उसी को एड्रेस किया।
इस एक वादे ने उनके पारंपरिक वोटिंग पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ दिया और बनगांव तथा राणाघाट जैसे अहम इलाकों में गेम बिल्कुल चेंज कर दिया। अब हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, मतदाता सूची विवाद। 2026 के चुनाव का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट। वोटिंग से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने पूरे राज्य में मतदाता सूची का एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR किया। वैसे तो इसका पर्पस फर्जी, मृत या अयोग्य वोटर्स को हटाना था, लेकिन मतदान से पहले ही ये प्रोसेस बहुत भारी विवादों से घिर गया। और इस विवाद की सबसे बड़ी वजह था ये चौंकाने वाला नंबर 90 लाख। जरा सोचिए, कुल वोटर्स का करीब 12% हिस्सा। इस रिवीजन के दौरान 90 लाख से ज्यादा नामों को या तो हटा दिया गया या उन पर फ्लैग लगा दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। क्रिटिक्स और डेटा दोनों पॉइंट आउट करते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने का सबसे ज्यादा असर कुछ खास वर्गों पर पड़ा, जैसे मुसलमानों, प्रवासी मजदूरों और गरीब वोटर्स पर। और हैरानी की बात यह है कि ये उन जिलों में ज्यादा हुआ जहां बीजेपी को पहले दिक्कतें आती थीं। कई सीटों पर तो जितने वोटर्स हटाए गए वो जीत के मार्जिन से भी कहीं ज्यादा थे। इस पूरे विवाद ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो फाइनली आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, लोकतांत्रिक प्रभाव का आकलन। इन सब चीजों का हमारे लोकतंत्र पर आखिर क्या असर पड़ रहा है? 2021 और 2026 के बीच भाग्य का ये नाटकीय उलटफेर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे गहरे ऐतिहासिक असंतोष, बेहद टारगेटेड कल्याणकारी योजनाओं और चुनाव से ठीक पहले हुए इन विवादित प्रशासनिक बदलावों ने मिलकर सत्ता का पूरा नक्शा ही बदल डाला। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जब डेमोग्राफिक टारगेटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को इस तरह सीधे पॉलिटिकल युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जाने लगे, तो फिर हमारे ये चुनावी जनादेश कितने स्ट्रांग या लचीले रह जाते हैं? इस अभूतपूर्व चुनाव ने हमारे उपराष्ट्रीय लोकतंत्र के फ्यूचर पर सोचने के लिए एक नई बहस छेड़ दी है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।